बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो इस चैप्टर के अंदर हमने देखना है कि एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जो है लाइक अगर हम बात करें हम अल्टरनेटिंग करंट तो उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं और उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, उसकी मैथमेटिकली उसको कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें प्रीवियसली हमने जो पढ़ा दैट वाज डीसी करंट, और इलेक्ट्रिकल के अंदर हम दो टाइप ऑफ करंट्स जो हैं उसे हम देख रहे होते हैं। वन इज दी डायरेक्ट करंट एंड अदर इज अल्टरनेटिंग करंट। सो डायरेक्ट करंट क्या था जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि एक ऐसी फॉर्म ऑफ करंट जिसमें उसका कांस्टेंट एम्पलीट्यूड होता है और उसकी डायरेक्शन जो होती है वो कांस्टेंट होती है, या उसकी यूनी डायरेक्शनल वेव फॉर्म होती है उस करंट की, अगर उसे हम रिप्रेजेंट करें तो। और अल्टरनेटिंग करंट क्या होगा, ऐसा हमारे पास करंट या ऐसी क्वांटिटी, अगर हम उसे अल्टरनेटिंग वोल्टेज की बात कर रहे हैं तो ऐसी वोल्टेज जिसकी जो मैग्नीट्यूड है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसके अंदर वेरिएशन आ रही हैं, और डायरेक्शन ऑफ द वोल्टेज जो है, जो पोलैरिटी है वोल्टेज की, वो भी चेंज हो रही है ड्यूरिंग टाइम इंटरवल। लाइक के अगर हम बात करें डीसी वोल्टेज की या डीसी करंट की, तो जो हमें बैटरी से प्रोवाइड होता है करंट दैट इज डीसी करंट, और जो वोल्टेज होगी वहाँ पे वो डीसी वोल्टेज होगी, बिकॉज के वहाँ पे फिक्स पोलैरिटी है, प्लस और माइनस जो उसकी पोलैरिटी है बैटरी की, तो वो हमेशा ही कांस्टेंट रहती है। तो डायरेक्शन ऑफ द करंट हमेशा वन वे होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है करंट। और अगर हम बात करें जनरेटर्स की, तो जनरेटर्स की जो आउटपुट होगी अल्टरनेटर्स की ख़ास तौर पे, क्योंकि जनरेटर्स के अंदर भी एसी और डीसी जनरेटर्स होते हैं, तो जो वहाँ पे हमें वोल्टेज मिल रही होती है दैट इज़ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज की हम बात करें या अल्टरनेटिंग करंट की हम बात करें तो हम उसे कहेंगे कि एक ऐसा वोल्टेज या करंट जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जिसकी डायरेक्शन और उसकी जो एम्पलीट्यूड है उसके अंदर वेरिएशन आ रही है। तो अगर हम बात करें एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज की, तो हम क्या कहेंगे, एन AC voltage is one that continuously changes its magnitude and periodically reverses its polarity। मीन AC क्वांटिटीज क्या होंगी या AC वोल्टेज क्या होगी, ऐसी वोल्टेज जो कॉन्टीन्यूसली उसकी मैग्नीट्यूड के अंदर वेरिएशन आ रही है और periodically रिवर्सेस इट्स पोलैरिटी। तो उसकी पोलैरिटी जो है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उसकी जो पोलैरिटी है उसके अंदर वेरिएशंस आ रही हैं। तो फॉर एग्जांपल फिगर 12.1 के अंदर अगर हम देखें तो एक हमारे पास यहाँ पे वेव फॉर्म शो करवाई गई है, तो दैट इज अल्टरनेटिंग वोल्टेज। मीन अगर हम देखें एक्स एक्सिस तो दैट इज टाइम एक्सिस, और जो वाई एक्सिस है ये उसकी मैग्नीट्यूड है। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम के अंदर पहले देखें मैग्नीट्यूड 0 है, इंक्रीज होती जा रही है और टाइम इंक्रीज होता जा रहा है। तो इस टाइम इंटरवल पे आके अगर हम देखें तो इस टाइम के ऊपर उसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है, और फिर ये दोबारा इस टाइम के ऊपर जाके 0 हो गई, और यहाँ पे इस टाइम के ऊपर जाके ये नेगेटिव मैक्सिमम हो गई, और फिर ये दोबारा 0। तो हम अगर इसे देखें तो एक टाइम के रिस्पेक्टिवली उसकी मैग्नीट्यूड के अंदर और उसकी जो पोलैरिटी है वो वेरी कर रही है। फॉर एग्जांपल हम कहें कि अबव द एक्सिस जो वोल्टेज है वो उसकी पोलैरिटी पॉजिटिव है, और बिलो द एक्सिस जो है वो
नेगेटिव है तो हम कहेंगे कि एक टाइम पीरियड के दौरान, टाइम पीरियड क्या होगा, एक वेव फॉर्म का कंप्लीट साइकिल जो होगा दैट इज इक्वल टू 1 पीरियड, और उस दौरान जो होगा, जो टाइम रिक्वायर्ड होगा उसे हम कहेंगे टाइम पीरियड। तो एक पीरियड के दौरान, एक साइकिल के दौरान इस वेव फॉर्म ने अपनी पोलैरिटी पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज की। तो इट मीन जो वोल्टेज है दैट इज चेंजिंग पोलैरिटी, उसकी पोलैरिटी जो है वो चेंज हो रही है। तो ऐसी जो वोल्टेज होगी उसे हम कहेंगे अल्टरनेटिंग वोल्टेज। द जीरो एक्सिस इज हॉरिजेंटल लाइन अक्रॉस द सेंटर। तो ये रेफरेंस लाइन जो होगी उसे हम कहेंगे हॉरिजेंटल के क्रॉस जो होगी उसे हम एक्स एक्सिस कहेंगे, और जो वर्टिकली रेफरेंस लाइन होगी उसे हम वाई एक्सिस कहेंगे। अगर हम बात करें इसकी जनरेशन की, तो कैसे हम जनरेट कर सकते हैं एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज को, तो उसके लिए एक सिंपल जो है कि अगर आप एक कोई भी रोटेटिंग कॉइल जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें, तो उसकी वजह से क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगी चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से, और वो ईएमएफ विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ द कॉइल, उसकी जो डायरेक्शन होगी या उसकी जो पोलैरिटी होगी वो चेंज हो रही होगी। कि अगर हम बात करेंगे इस कॉइल की, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, तो रेक्टेंगुलर कॉइल के यहाँ से नॉर्थ टू साउथ अगर आ रही है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, तो एक इसकी साइड जो है वो जो होगी एक्सपोज टू दी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस होगी। जब इसमें से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास करेंगी तो उसकी वजह से क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगी इस कॉइल के अंदर। फॉर एग्जांपल ये जो टर्मिनल है, यहाँ पे पहले डायरेक्शन क्या थी, पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या थी, नेगेटिव पोलैरिटी की। तो अब अगर इस कॉइल को हम मूव करते हैं और डायरेक्शन जो है वो हाफ रोटेशन के बाद रिवर्स हो जाती है, तो रिवर्स हो जाएगी तो उसी के अकॉर्डिंग ये जो पोलैरिटी होगी ये रिवर्स हो जाएगी। तो इस साइड वाली नेगेटिव हो जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी। तो जो करंट हमें आउटपुट मिलेगी, वोल्टेज या करंट, वो क्या होगा, उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, वो रिवर्स हो जाएगी। तो इसीलिए हम कहेंगे कि जो यहाँ से हमें जो आउटपुट मिलेगी वो एक अल्टरनेटिंग आउटपुट होगी। और सेम प्रिंसिपल जो है ये यूज़ हो रहा होता है जनरेटर्स के अंदर, कि जनरेटर्स के अंदर एक कॉइल होती है जो मूविंग कॉइल होती है जिसे हम रोटर कहते हैं, और दूसरी उसकी एक स्टैटिक कॉइल होती है जिसे हम स्टेटर कहते हैं। तो जो स्टेटर होता है या स्टैटिक कॉइल होती है वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोवाइड कर रही होती है, और रोटेटिंग कॉइल जो है वो रोटेट कर रही होती है। तो उस रोटेटिंग कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होती है जिसको हम एज ए आउटपुट ले रहे होते हैं, और वो हमें जनरेटर की आउटपुट मिल रही होती है। तो जनरेटर जो है बेसिकली सोर्स ऑफ जनरेटिंग अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। तो इसमें हम फिर देख सकते हैं कि जो कॉइल या हमारे पास कोई भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, तो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को हम एक साइनोसाइडल वेव फॉर्म के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और साइनोसाइडल वेव फॉर्म जो है, साइनोसाइडल वेव फॉर्म जो है उसकी एक पॉजिटिव साइकिल होता है और एक नेगेटिव साइकिल होता है। तो इट मीन उसकी एक चेंजिंग पोलैरिटी होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इसी तरह उसका जो टाइम पीरियड होता है वो एक कंप्लीट वेव को एक साइकिल जो होगा वो जितना टाइम लेगा तो वो उसका क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड। तो एक वेव का एक कंप्लीट साइकिल जो है वो कितने टाइम के अंदर होता है, तो वो उसका टाइम पीरियड कहलाएगा। तो अब इस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि अगर ये टोटल टी है यहाँ तक टाइम पीरियड टी, तो उसका आधा जो बनेगा T/2 बनेगा, और उसका जो क्वार्टर बनेगा T/4 बनेगा। इट मीन हम ये कहेंगे कि
यहाँ तक जितना टाइम कब लगेगा यहाँ तक, दैट इज t/4, और जो हाफ साइकिल के लिए टाइम होगा दैट इज t/2, और यहाँ तक क्या होगा 3t/2, और यहाँ पे होगा t टोटल टाइम के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि t/4 के ऊपर क्वार्टर जो हमारा होगा टाइम पीरियड, यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो है वो मैक्सिमम है पॉजिटिव, और इसी तरह देखें 3t/4 के ऊपर जाके इसकी जो वैल्यू है दैट इज नेगेटिव मैक्सिमम, और t/2 के ऊपर क्या होगा, हाफ साइकिल होगा, मीन के मैग्नीट्यूड 0 हो गई यहाँ पे दोबारा, और टाइम पीरियड t के ऊपर जाके फिर ये मैग्नीट्यूड 0 हो रही। इस तरह हमारे पास 0, t/2 और t, इसके ऊपर मैग्नीट्यूड 0 होगी, और t/4 और 3t/4 के ऊपर नेगेटिव मैक्सिमम होगी। तो अब इसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि एंगुलर जो एंगल है उसको भी डिफाइन कर सकते हैं हम, कि जो वेव फॉर्म है, अगर एक कंप्लीट साइकिल को हम देखें तो एक कंप्लीट साइकिल जो होता है दैट इज 360, एक कंप्लीट साइकिल के अंदर 360 डिग्रीज हम ले रहे होते हैं। तो अगर हम बात करें हाफ साइकिल की, तो हाफ साइकिल जो होगा दैट विल बी 180 डिग्री, और क्वार्टर जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो अगर आप एक वेव फॉर्म को देखें तो एक वेव फॉर्म जो होगी वो कंप्लीट, अगर एक वेव फॉर्म है तो कंप्लीट वेव फॉर्म मीन के 360 डिग्रीज उसने कवर की हैं। जिस तरह एक साइकिल कंप्लीट हम देखेंगे तो कंप्लीट साइकिल जो होगा 360 के ऊपर होता है, तो इसी तरह एक वेव फॉर्म का कंप्लीट साइकिल देखें तो हाफ साइकिल ये होगा और हाफ साइकिल ये, तो इट मीन ये 360 के ऊपर कंसिस्ट करेगा। 360 डिग्री एंगल जो होगा वो एक कंप्लीट वेव फॉर्म का एंगल होगा। तो अगर इस एंगल को हम डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर दें तो हम कहेंगे कि हाफ वेव जो होगी वो 180 डिग्री कवर करेगी, कंप्लीट वेव जो होगी वो नेक्स्ट 180 होगा, तो 360 डिग्री कंप्लीट वेव फॉर्म जो होगी वो एंगल कवर कर रही होती है। तो यहाँ पे देखें तो 1 क्वार्टर किसके इक्वल होगा 90 डिग्री के ऊपर, और यहाँ पे ये क्या होगा वो 80 + 90 270 के ऊपर। तो हम एंगुलर फॉर्म के अंदर इसे रिप्रेजेंट करना चाहें तो एंगुलर फॉर्म के अंदर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वेव फॉर्म जो होगी वो 0 एंगल के ऊपर, 0 एंगल के ऊपर उसका मैग्नीट्यूड 0 होगा, और 90 एंगल के ऊपर उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो पॉजिटिव मैक्सिमम होगा, और 270 के ऊपर जाके उसका नेगेटिव मैक्सिमम होगा, और 360 के ऊपर जाके वो 0 अगेन हो जाएगी। तो यहाँ पे 360 के बाद फिर दोबारा नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होगा और वेव फॉर्म अपने आप को रिपीट करती जाएगी। तो फिर इसी तरह दोबारा ये 360 डिग्री के बाद जाके नेक्स्ट वेव फॉर्म आ जाएगी। तो एक साइकिल जो होगा वो एक वेव 360 डिग्री जहाँ तक कवर कर रही है, तो एक साइकिल के अंदर 360 डिग्री, तो ये नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप उसे विद रिस्पेक्ट टू कॉइल देखेंगे तो कॉइल भी क्या होगी, वो पहले इस डायरेक्शन के अंदर है, फिर यहाँ पे 90 डायरेक्शन के अंदर हो जाएगी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, और इसका जो एरिया उसके दरमियान 90 एंगल हो जाएगा। यहाँ पे ये 180 270 अपोजिट डायरेक्शन होगी, और ये 360 के ऊपर वो दोबारा सेम फॉर्म के अंदर आ गई। तो जब 360 पे आ जाएगी तो इट मीन वो दोबारा इनिशियल जो होगा उसकी डायरेक्शन उसके अंदर आ गई है। तो यहाँ पे हम एंगुलर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं किसी भी एक अल्टरनेटिंग वेव फॉर्म की। तो एक अल्टरनेटिंग वेव फॉर्म जो होगी वो 360 डिग्री पे कंसिस्ट कर रहा होता है एक उसका साइकिल, और हाफ साइकिल जो होता है वो 180 पे। अब ये जो एंगुलर रिप्रेजेंटेशन है उसको हम रेडियंस की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस, के एक कंप्लीट जो साइकिल होता है उसके अंदर 2 पाई रेडियंस या 360 डिग्रीज होती हैं। तो अगर आप डिग्री एंगल के हिसाब से उसे मेजर करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री, और अगर हम उसे पाई रेडियन के हिसाब से मेजर करें सॉलिड एंगल के हिसाब से या रेडियंस के हिसाब से तो दैट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। तो एक कंप्लीट जो हमारे पास वेव होती है वो 2 पाई रेडियंस जो है उसका एंगल होता है। तो हम लिख सकते हैं कि 360
डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। तो इस तरह हम कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री एंगल को रेडियन के अंदर या रेडियंस को डिग्री। तो यहाँ पे 1 डिग्री अगर हम देखें तो 1 डिग्री विल बी इक्वल टू 2 पाई ओवर 360, तो इट मीन दैट विल बी पाई ओवर 180 रेडियन। और सिमिलरली अगर हम रेडियन देखना चाहें तो 1 रेडियन विल बी इक्वल टू 360 ओवर 2 पाई, तो दैट मीन दैट इज इक्वल टू 180 ओवर पाई। तो ये हम कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियन टू डिग्री या डिग्री टू रेडियन। तो यहाँ पे ये सेम एक इसी तरह का एक है। तो ये 330 डिग्री को हमने कन्वर्ट करना है रेडियंस के अंदर। तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 पाई ओवर 180। तो अगर 30 डिग्री होगा तो 30 पाई ओवर 180, हम लिख सकते हैं कि 30 पाई ओवर 180, तो इट मीन दैट विल बी पाई ओवर 6 रेडियन। इसी तरह अगर हम देखें पाई ओवर 3 रेडियन जो है उसको हमने कन्वर्ट करना है डिग्री के अंदर, तो इट मीन 180 ओवर पाई इज इक्वल टू 1 रेडियन। तो 180 ओवर पाई को पाई बाई 3 को कन्वर्ट करना है, तो पाई बाई 3 इज इक्वल टू 180 over pi multiply by pi by 3, तो then it will be equal to pi से कैंसिल हो जाएगा, that is equal to 60 डिग्री। 180 over 3 that is equal to 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री टू रेडियन या फिर रेडियन टू डिग्री जो है वो हम एंगल जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग दैट। तो इसमें अगर हम देखें एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की वेव फॉर्म, तो इट हैज़ वेव फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ साइन वेव। अगर हम साइन वेव को देखना चाहें तो साइन वेव क्या होगी, एक ऐसी वेव जिसकी जो शेप हो इन द फॉर्म ऑफ साइनोसाइडल हो। तो साइनोसाइडल शेप क्या होती है, एक ऐसी शेप जो पीरियोडिक होती है, जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल जो होता है वो इक्वल उसका पीरियड होता है, और उसके अंदर कंटिन्यूस चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड हो रही होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ऐसी वेव फॉर्म क्या कहलाएगी, साइनोसाइडल वेव फॉर्म कहलाएगी। तो अल्टरनेटिंग जो वोल्टेज है या अल्टरनेटिंग जो क्वांटिटीज हैं उनकी जो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है वो साइनोसाइडल वेव से हम कर सकते हैं। तो साइनोसाइडल रिप्रेजेंटेशन जो है दैट इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। तो अगर हम साइन वेव की बात करें तो साइन वेव जो होगी, साइन वेव is actually the best representation of the alternating voltage। तो अगर हम साइन वेव की बात करें तो साइन वेव को मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या मॉडल कर सकते हैं। सो साइन वेव अगर हमारे पास है तो किसी भी टाइम इंटरवल के ऊपर उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी उसको हमने रिप्रेजेंट करना है, तो दैट विल बी इक्वल टू Vm sin थीटा। Vm मीन the maximum magnitude of that wave and sin theta mean angle theta with respect to sin जो है वो हम उस लोकेशन का जो स्पेसिफिक फेज होगा या उसका जो एंगल होगा उस लोकेशन के ऊपर उसके साथ उसका साइन लेके मैक्सिमम वैल्यू के साथ उसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो किसी भी स्पेसिफिक इंटरवल के ऊपर जो उसकी मैग्नीट्यूड होगी वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो साइन वेव की जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसे होती है कि V इज इक्वल टू, या अगर ये हमारे पास करंट होगा तो I इज इक्वल टू Im साइन थीटा, यानी करंट की मैक्सिमम वैल्यू। अगर ये फ्लक्स है तो फ्लक्स इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू फाई एम साइन थीटा। तो हम कोई भी क्वांटिटी जो है उसके रिस्पेक्टिव से उसकी साइन वेव की जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम बना सकते हैं। तो अगर हम इसी चीज़ को देखना चाहें यहाँ पे कि अ साइन वेव वोल्टेज वेरीज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम ऑफ द 10 वोल्ट, के एक साइन वेव है
वो 0 उसकी मैग्नीट्यूड से 10 वोल्ट तक उसकी मैग्नीट्यूड के अंदर वेरिएशंस आ रही हैं। What is the value of the voltage at instant 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 92, 70? तो ये टाइम जो है, ये जो स्पेसिफिक एंगल है, इस एंगल के ऊपर देखें कि वहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है उसकी वो क्या है। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि एक वेव फॉर्म है जो साइनोसाइडल है, और साइनोसाइडल वेव फॉर्म है फॉर एग्जांपल इस तरह की, वो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 0 से लेकर 10 तक, मैक्सिमम जो उसकी मैग्नीट्यूड है वो 10 है। तो इट मीन जो वेव फॉर्म का मैग्नीट्यूड है वो 0 से 10 तक, ये यहाँ पे 10 होगी, और इसी तरह यहाँ पे नेगेटिव 10 होगी। और हमने बताना है कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री एंगल 30 डिग्री एंगल के ऊपर बताएं कि मैग्नीट्यूड क्या होगी। फॉर एग्जांपल ये एंगल है हमारा 30 डिग्री का यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना है कि उसकी मैग्नीट्यूड क्या है। ये अब 10 यहाँ पे है फॉर एग्जांपल, ये 10 है, तो हमने देखना है कि इस जगह पे उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी इस वेव की। इसी तरह अगर उसको 45 देखते हैं हम, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 45 एंगल है, तो 45 एंगल के ऊपर देखें कि मैग्नीट्यूड जो होगी उस वेव फॉर्म की क्या है। इसी तरह हमने देखना है कि उसकी 90 फेज एंगल के ऊपर क्या है, 60 के ऊपर क्या है, 120 पे क्या है, 150 पे, 280 पे। तो डिफरेंट जो फेज एंगल हैं या डिफरेंट एंगल हैं उनके ऊपर हमने फाइंड करने हैं। तो हम यूजिंग दैट फार्मूला हम यूज कर सकते हैं कि मैक्सिमम उस वेव फॉर्म की वोल्टेज कितनी है, दैट इज इक्वल टू 10 वोल्ट। 10 वोल्ट उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, और साइन थीटा वो हमें गिवन है कि एंगल जो है, और उस स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर हम वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने फाइंड करनी है 30 डिग्री के ऊपर, तो 30 डिग्री पे होगी तो हमारे पास अब इक्वेशन क्या बनेगी, V इज इक्वल टू वी एम साइन थीटा। तो वी एम इज इक्वल टू 10, और साइन थीटा की वैल्यू वेरी कर रही है। तो अगर उसको 30 पे देखेंगे तो V इज इक्वल टू 10 साइन 30। तो साइन 30 की अगर हम देखें वैल्यू तो दैट इज इक्वल टू 0.5 होती है, तो वोल्टेज क्या होगी 5 वोल्ट। इट मीन 30 डिग्री पे अगर हम देखेंगे तो 30 डिग्री एंगल के ऊपर जो मैग्नीट्यूड होगी उसकी वो 5 वोल्ट होगी। इसी तरह अगर हम देखना चाह रहे हैं इसकी वैल्यू 45 के ऊपर, तो 45 के ऊपर ये 7.07 होगी, 60 के ऊपर 8.66 होगी, और 90 के ऊपर देखें तो दैट विल बी इक्वल टू 10 वोल्ट, क्योंकि 90 के ऊपर क्या है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है, ये ऑलरेडी हमें पता है। इसी तरह अगर हम देखेंगे उसकी वैल्यू 180 पे, तो 180 पे वो 0 है। यहाँ पे अगर कोई भी वेव फॉर्म देखें तो वो 180 पे 0 हो जाती है। अल्टरनेटिंग की बात करें तो यहाँ पे भी क्या होगा, अगर उसको मैथमेटिकली भी हम देखेंगे तो 10 साइन 180, तो 180 साइन किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 0, तो 0 वोल्ट। और 270 पे देखेंगे तो साइन 270 -1 के इक्वल होता है, तो 10 मल्टीप्लाई -1, तो दैट विल बी इक्वल टू -10, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव मैक्सिमम हो जाएगी। और 360 के ऊपर अगेन वो 0 हो जाएगी। तो आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर उस अल्टरनेटिंग वोल्टेज की या उस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होती है वो हम फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर वोल्टेज को हमने जिस तरह देखा है उसी तरह हम करंट को भी देख सकते हैं। करंट क्या होगा, करंट विल आल्सो बी हैव सेम शेप। अगर करंट को देखें तो करंट को भी अल्टरनेटिंग, अगर आप करंट रिप्रेजेंट करना तो एक अल्टरनेटिंग वेव से, एक साइनोसाइडल वेव से हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह करंट को अगर हम देखेंगे तो करंट को भी अगर हम लिखना चाहें, उसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहें तो दैट विल बी इक्वल टू आई इज इक्वल टू आई एम साइन थीटा। और अगर हम सिंपली एक सर्किट के अंदर करंट फाइंड करना चाह रहे हैं तो दैट इज इक्वल टू आई एम किसको इक्वल होता है, वी एम ओवर आर, के आई इज इक्वल टू वी ओवर आर होता है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कि करंट जो होता है वो हम यूजिंग ओम्स लॉ हम उसको फाइंड कर सकते होते हैं कि आई इज इक्वल टू वी ओवर आर।
ताला डालना। तो सिमिलरली हम यहाँ पे अगर करंट फाइंड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम करंट अगर फाइंड करना चाह रहे हैं तो करंट को हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट अगर हमने फाइंड करनी है तो डेफिनेटली उसके लिए हम, क्योंकि डीसी के अंदर तो वोल्ट उसका जो मैग्नीट्यूड होता है उसके अंदर वेरिएशंस नहीं आ रही होती, तो इसलिए वोल्टेज जो होगी वो हर पॉइंट के ऊपर सेम ही उसकी होगी। बट अल्टरनेटिंग के अंदर क्या होती है, वोल्टेज क्योंकि वेरी कर रही होती है उसकी मैग्नीट्यूड, तो इसी तरह करंट जो होगा अगर वोल्टेज की मैग्नीट्यूड वेरी कर रही है तो करंट की मैग्नीट्यूड भी वेरी करेगी। तो मैक्सिमम करंट कब होगा, जब वोल्टेज मैक्सिमम होगी। तो अगर हमने यहाँ पे मैक्सिमम करंट फाइंड करना होगा तो हम उसके लिए क्या लेंगे, मैक्सिमम वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे, यानी कि फार्मूला जो है I इज इक्वल टू वी आर, ये वही वैलिड रहेगा, बट उसमें हमने जो अगर IM की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए हम मैक्सिमम वोल्टेज को लेंगे, VM को लेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि करंट इज इक्वल टू IM साइन थीटा, जिस तरह हम वोल्टेज को लिखते हैं VM साइन थीटा। अगर आपके पास वही सिमिलरली के एक AC सोर्स लगा हुआ है और उसके साथ एक रेजिस्टेंस है, हम अगर यहाँ पे ये AC सोर्स है तो उसकी वजह से जो करंट होगा उसे हम क्या कहेंगे, AC करंट। और अगर ये 10 वोल्ट का एक सोर्स है, वोल्टेज है, और 10 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो मैक्सिमम वोल्टेज क्या है, वो 10 वोल्ट है, तो करंट मैक्सिमम क्या होगा, वो 1 एम्पियर होगा। इसी तरह यहाँ पे ये अपोजिट साइड पे -1 हो जाएगा। तो इस तरह उसकी वेव फॉर्म जो है हम बना सकते हैं। अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी और पीरियड की, तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम जो एक कंप्लीट साइकिल लेता है, एक वेव फॉर्म को एक अपना साइकिल कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस वेव फॉर्म की, तो फॉर एग्जांपल वो 1 सेकंड के अंदर उसने अपना एक साइकिल कंप्लीट किया है, तो इट मीन उसका जो टाइम पीरियड होगा वो 1 सेकंड होगा। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक सेकंड के अंदर जितने साइकिल कवर हो रहे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। अब फॉर एग्जांपल इसको देखें तो एक सेकंड के अंदर एक साइकिल वेव का कंप्लीट हुआ है, तो इट मीन इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1 हर्ट्ज। और अगर यहाँ पे हम देखें तो एक सेकंड के दौरान 2 पल्सेस आ रही हैं, तो इट मीन उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 2 हर्ट्ज होगी। तो इट मीन फ्रीक्वेंसी को अगर हम देखें तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है मैथमेटिकली, दैट इज इक्वल टू 1 सेकंड डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होगी कि नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकंड, तो 1/f के इक्वल होता है। और इसी तरह अगर हम f को फाइंड करना चाहें तो f क्या होती है, 1/t की इक्वल होती है। तो 1 सेकंड के दौरान जितने जो होंगे वो साइकिल्स होंगे, दैट विल बी फ्रीक्वेंसी। और टाइम पीरियड क्या होगी कि एक साइकिल जो होगा उसको कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं f इज इक्वल टू 1/t और t इज इक्वल टू 1/f। अब अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो टाइम पीरियड कम होगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें तो ये 1 सेकंड था इसका टाइम पीरियड, तो इसका टाइम पीरियड क्या 0.5 सेकंड है। अगर यहाँ पे 4 साइकिल होते तो उसका कितना होना था, 0.25 सेकंड। तो जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी टाइम पीरियड कम होगा। तो मैथमेटिकली ये चीज़ें यहाँ से हम फाइंड कर सकते होते हैं, कोई भी गिवन फ्रीक्वेंसी हो तो वहाँ से हम उसका टाइम, या टाइम गिवन है तो वहाँ से हम उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक पैरामीटर होता है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। और वेवलेंथ क्या होती है, एक वेव की जो लेंथ होगी उसको हम कहेंगे वेवलेंथ। अब एक वेव यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो उसकी मीटर्स के अंदर हम लेंथ लेंगे उसको हम वेवलेंथ कहेंगे। अब ये डिपेंड कर रहा होता है कि फ्रीक्वेंसी कितनी है। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी
तो वेवलेंथ क्या होगी, वो कम होगी, बिकॉज के एक जो वेव है वो ज्यादा कंप्रेस्ड है। या अगर हम बात करें उसके टाइम की, यानी उसकी जो वेलोसिटी है वेव की, उसके ऊपर भी उसकी लेंथ डिपेंड करेगी कि 1 सेकंड के दौरान उसने जितनी उसका टाइम पीरियड जितना ज़्यादा है, इट मीन वो वेव जो है उतनी ही लॉन्ग है, लॉन्गर वेव है, इट मीन उसका जो वेव लेंथ होगी वो बड़ी होगी। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि हम अगर वेव लेंथ को मैथमेटिकली लिखना चाहें तो वेव लेंथ किसकी इक्वल होती है, वेलोसिटी ओवर फ्रीक्वेंसी की इक्वल होती है। यानी वेलोसिटी मीन के उसकी स्पीड क्या है और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है कि लैम्डा इज इक्वल टू v ओवर एफ, या v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये आपने पढ़ा हुआ है, या c इज इक्वल टू एफ लैम्डा आपने पढ़ा था कि किसी भी जो वेव फॉर्म है उसकी वेलोसिटी जो होती है वो डिपेंड कर रही होती है कि उसकी फ्रिक्वेंसी के ऊपर और उसकी वेवलेंथ के ऊपर, कि उसकी वेवलेंथ कितनी है और फ्रिक्वेंसी, जितनी उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी और जितनी उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी ही उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। यानी हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू वेलोसिटी ओवर फ्रिक्वेंसी। अब लैम्डा अगर हम c को लें, वेलोसिटी ऑफ लाइट अगर ले लें तो लैम्डा इज इक्वल टू c ओवर f हो जाता है, या लैम्डा इज इक्वल टू v ओवर f। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि लैम्डा वेवलेंथ क्या होगी। अगर हम बात करें हमारे पास जो एक टीवी चैनल है 60 हर्ट्ज उसकी फ्रिक्वेंसी है, और उसकी जो स्पीड है, अगर स्पीड ऑफ लाइट ही ले लें तो उसके अकॉर्डिंग देखें उसकी 5 मीटर की वेवलेंथ होती है। तो वेवलेंथ क्या है, वो एक साइकिल की जो लेंथ होती है उसको डिफाइन करता है। इसी तरह हम देखें तो फेज रिलेशनशिप मीन के फेज एंगल। तो फेज एंगल मीन के विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस लाइन जो किसी भी वेव का एंगल होता है उसे हम कहते हैं उसका फेज एंगल। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें, यहाँ पे ये एक साइनोसाइडल वेव यहाँ से स्टार्ट हुई और ये पूरा उसने साइकिल बनाया। अब इस वेव फॉर्म का जो फेज एंगल है इस रेफरेंस लाइन के साथ यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर, तो वो कितना है, 0, क्योंकि वेव जो है वो 0 से स्टार्ट हो रही है और 0 फेज एंगल पे स्टार्ट हो रही है। तो इट मीन यहाँ पे उसका फेज एंगल क्या है, वो 0 है। अब अगर हम बात करें ये जो हमारे पास है एक डॉटेड लाइन है या डैशेस, एक डैशेस की फॉर्म में जो है वो लाइन लगी हुई है, तो ये सेकंड जो कोसाइन वेव है बी, ये साइन वेव है। साइन वेव वो वाली वेव होती है जो 0 से स्टार्ट होती है, और कोसाइन क्या होती है, वो मैक्सिमम से स्टार्ट होती है। तो अब इसको अगर हम देखें तो इसका फेज एंगल मैक्सिमम वैल्यू कहां पे होती है किसी भी वेव की, 90 फेज के ऊपर, और 0 कहां पे होती है, 0 के ऊपर, 180 के ऊपर, या 360 के ऊपर। तो अब अगर यहाँ पे देखें तो ये वेव कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 90 फेज एंगल के ऊपर, क्योंकि पॉजिटिव मैक्सिमम हमें मिलता होता है किसी भी एक साइनोसाइडल वेव का 90 फेज के ऊपर। तो इट मीन इस वाली ए वेव में और बी का फेज एंगल क्या बनेगा, इसका फेज एंगल 0 बनेगा, इसका फेज एंगल 90 बनेगा। तो दोनों के दरमियान फेज का डिफरेंस कितना हो गया, 90 का। यानी 90 फेज डिफरेंस होने का मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि एक वेव फॉर्म जो है वो 0 फेज के ऊपर जाके 0 होती है, और दूसरी वेव फॉर्म जो है वो 90 फेज के ऊपर जाके 90 एंगल के ऊपर जाके 0 हो रही है। तो दोनों वेव फॉर्म जो होंगी उनका सेम मैग्नीट्यूड हमें डिफरेंट फेज एंगल के ऊपर जो मिलेगा, उसका जो डिफरेंस होगा वो कहलाएगा फेज डिफरेंस। मिसाल के तौर पे हम इस वेव के अंदर अगर हम देख रहे हैं तो बी जो है, अगर इसको हम इस साइड पे एक्सटेंड करें इसी वेव को, तो ये स्टार्ट यहाँ से होगी, इस पॉइंट से वो स्टार्ट हो रही है यहाँ पे,
ये 0 से पहले यहाँ से स्टार्ट हो रही थी और ये यहाँ पे आके मैक्सिमम हुई, तो इट मीन ये वाली जो बी वाली है ये लीडिंग है। लीडिंग मीन कि जो पहले स्टार्ट हुई है, तो इसका मतलब ये पहले स्टार्ट हुई होगी, तो यहाँ पे ये 90 पे पहुंची है ना, पॉजिटिव मैक्सिमम पे। और जो ए वाली है वो तो अभी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो ये वाली क्या होगी, ये लैगिंग। तो इस तरह फेज का लीडिंग और लैगिंग जो है ये हम डिस्कस करते हैं। तो लैगिंग का मतलब ये होता है कि वो वाली वेव फॉर्म जो दूसरी वेव फॉर्म के बाद में जाके स्टार्ट होती है, उसके पीछे पीछे होती है। और लीडिंग जो होती है वो लीड कर रही होती है, उसका फेज एंगल जो होता है वो लीड कर रहा होता है, वो पहले स्टार्ट होती है वेव। तो ये यहाँ से स्टार्ट हुई है, तो ये 90 लीडिंग है और ए वाली जो है ये 90 लैगिंग है। इसी तरह हम उसे वेक्टर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि बी वाली जो है इसको देखें तो ये लीड कर रही है और ए जो है ये उसके पीछे लैग कर रहा है, और दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 90 है। तो इसको हम क्या कहते हैं, फेजर डायग्राम कहते हैं। कि अगर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कर दें, वेक्टर की फॉर्म में हम दो क्वांटिटीज को विद रिस्पेक्ट टू एंगल रिप्रेजेंट करें तो उसे हम फेजर डायग्राम कहते हैं। और फेजर डायग्राम के अंदर हम लीडिंग और लैगिंग एंगल डिफाइन करते हैं कि कौन सी वेव फॉर्म लीड कर रही है और कौन सी लैग कर रही है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे देखें तो ये बी वाली जो लाइन है वो हमारे पास लीड कर रही है, ए जो है वो लैग कर रहा है। हम विद रिस्पेक्ट टू दैट देखें अगर कि बी टू ए, तो ये नेगेटिव 90 जो होगा वो एंगल बनेगा, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पॉजिटिव 90 एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि बी जो है वो लीड कर रही है विद एन एंगल, या हम ए के रिस्पेक्टिव से, रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्टिव से हमने देखना है कि अगर बी को रेफरेंस ले लिया है तो हम कहेंगे बी के रिस्पेक्टिव से ए जो है वो लैग कर रहा है। और अगर हमने ए को रेफरेंस लिया है तो ए के रिस्पेक्टिव से बी जो है वो लीड कर रही है। तो एक रेफरेंस लाइन जो होगी उसके अकॉर्डिंग हमने देखना है कि दूसरा जो है वो लीड कर रहा है या लैग कर रहा है। तो यहाँ पे हमने ए को अगर रेफरेंस लिया हुआ है तो इसका मतलब है बी जो है वो लीड कर रहा है। यहाँ पे हमने बी को अगर रेफरेंस लिया हुआ है तो बी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे ए जो है वो लैग कर रहा है। तो ये लीडिंग या लैगिंग का कॉन्सेप्ट जो है, लीडिंग या लैगिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो हम यहाँ से हम इस तरह देखते हैं। अच्छा, इसमें हम देखते हैं कि अगर वो सेम फेज हो वेव फॉर्म्स, मसलन एक वेव ये ए है और ये बी है, अब दोनों का फेज क्या सेम है, बिकॉज ये भी 0 से स्टार्ट हो रही है, ये भी 0 से स्टार्ट हो रही है। ये भी 180 पे 0 हो रही है, दूसरी भी 180 पे, 360 पे दोनों। तो इनका अगर फेज एंगल सेम होगा तो इनकी जो मैग्नीट्यूड्स होती हैं वो आपस में ऐड हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे अगर वी ए की मैग्नीट्यूड यहाँ पे इतनी थी और वी बी की ये थी, तो इस पॉइंट के ऊपर जो टोटल मैग्नीट्यूड होगी दोनों वेव की वो आपस में ऐड हो जाएंगी, यानी कि वी ए प्लस वी बी। यानी कि ये अगर वी बी की मैग्नीट्यूड है और ये वी ए की मैग्नीट्यूड है तो दोनों ऐड हो जाएंगी, तो मिलके जो टोटल मैग्नीट्यूड होगी वी ए प्लस वी बी बन जाएगी। दोनों की वेक्टर एडिशन हम कर लेंगे। और अगर फेज उनके दरमियान सेम है तो सेम फेज का मतलब क्या है, फेज डिफरेंस जो है वो 0 है। फेज डिफरेंस क्या है, वो 0 है। ठीक है। और अगर ये अपोजिट फेज होंगे, मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें, ये 0 से स्टार्ट हो रही है वेव फॉर्म और इसका पॉजिटिव साइकिल है, इट मीन दूसरी जो है ये 0 से स्टार्ट हो रही है नेगेटिव साइकिल, मीन इसके लिए ये वाला पॉइंट क्या है, ये 180 डिग्री है, और इसके लिए ये वाला पॉइंट क्या है, ये 0 डिग्री है। क्योंकि 0 डिग्री के ऊपर जाके वो पॉजिटिव पीक उसकी स्टार्ट होती है और 180 से उसकी नेगेटिव साइड जो है वो स्टार्ट होती है। तो अगर ये 180 आउट ऑफ फेज होंगे, 180 का फेज डिफरेंस, तो यहाँ पे अब क्या है, ये 180 का फेज डिफरेंस है कि बी वाली जो है उसका फेज एंगल 180 है और ए वाली का एंगल जो है वो 0 है। तो 180 का फेज एंगल होगा, तो 180 का फेज एंगल ऐसा फेज एंगल होता है जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। तो अगर एक दूसरे के अपोजिट होंगी तो दोनों का, ये अब पॉजिटिव साइकिल है, ये नेगेटिव साइकिल है, तो दोनों एक दूसरे में से माइनस होंगी, यानी वी ए और वी बी जो है ये अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। तो नेट जो हमारा आंसर आएगा दोनों का डिफरेंस लेके आएगा। तो इस तरह फेज एंगल अगर 180 होगा, फेज डिफरेंस 180 होगा, तो वहां पे ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में होंगी।
और बाकी एंगल जो है वो किसी भी टाइम के ऊपर डिफरेंट हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम देखें तो ये इतना, ये जो साइन जो हमारी ए है ये पहले स्टार्ट हो गई है तो ये लीडिंग है, और जो बी है ये लैग कर रही है, तो ये इतना इनके दरमियान फेज एंगल है। अब मिसाल के तौर पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आ जाती है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आ जाती है, तो दोनों के दरमियान ये जो डिफरेंस होगा ये उनका फेज डिफरेंस कहलाएगा। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि इसकी मैग्नीट्यूड कितनी आती है, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी आती है। तो इस पॉइंट के ऊपर अगर हमने फाइंड करना है तो इस पॉइंट के ऊपर उसकी मैग्नीट्यूड और इसकी मैग्नीट्यूड दोनों को लेके हम फिर उसको सम कर देंगे, या कैसे हम उसका जो है वो फेज डिफरेंस जो है हम ले सकते हैं। यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू हमारे जो गिवन है हमारा जो ए और बी जो है वो वेक्टर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग हम उसका जो है वो फेज एंगल ले सकते हैं कि इधर वो लीडिंग है या लैगिंग, डिपेंडिंग ऑन के हमने कौन सा रेफरेंस जो है वो यूज किया है। तो उसके बाद है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है उसकी हम उसको करेक्टराइज कर सकते हैं। करेक्टराइज करने के लिए हम डिफरेंट उसके जो पैरामीटर्स फाइंड कर सकते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो अगर हम एक अल्टरनेटिंग वेव की बात करें तो अल्टरनेटिंग वेव के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि एक उसकी होती है पीक वैल्यू। पीक वैल्यू कौन सी वाली वैल्यू होगी, उस वेव फॉर्म की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको हम क्या कहेंगे, पीक वैल्यू। तो पीक वैल्यू क्या होगी, जीरो से लेकर जो मैक्सिमम उसका मैग्नीट्यूड होगा वो उसकी पीक वैल्यू कहलाएगी। आरएमएस वैल्यू क्या होगी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ये होती है कि आप उसकी जो मीन पीक वैल्यू होती है, पीक वैल्यू किसी भी या किसी भी हमारे पास पॉइंट के ऊपर जो वैल्यू होती है उसका रूट लेते हैं, अंडर रूट लेते हैं, और उनकी फिर हर पॉइंट पे जो अंडर रूट आता है उसकी उनकी मीन लेके हम फिर फाइंड करते हैं कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। यानी ये हमारे पास होती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, कि आप किसी भी पॉइंट के ऊपर जाके, अब पीक हमें तो नहीं पता कि अल्टरनेटिंग तो चेंज हो रही होती है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है फॉर एग्जांपल हमारे नॉर्मल जो हम यूज कर रहे हैं, तो एक सेकंड में वो 50 दफा उसकी पीक जो है वो आ रही होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव पीक 50 दफा आ रही होती है। तो हमने किसी भी इंस्टेंट के ऊपर मेजर करनी है तो हमें नहीं पता कि वो हम उसकी पीक वैल्यू मेजर उस टाइम हुई है या क्या हुई है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हमने लगाया है। तो जो हम किसी भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को हम मेजर कर रहे होते हैं तो वो हमारे जो मीटर्स होते हैं वो एक्चुअली उसकी मीन वैल्यू को मेजर कर रहे होते हैं। उसकी मीन वैल्यू उनके अंदर जो मैथमेटिकली मॉडलिंग की होती है उनकी, कि वो उनके स्क्वायर रूट लेके जितने भी सैंपल्स आ रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे उसका टाइम है कि 1 सेकंड के अंदर या पॉइंट 001 सेकंड के अंदर जितनी भी पल्सेस आएंगी उनका रूट मीन लेके जो वैल्यू आएगी वो हमें शो करवा देगा। तो वो वाली जो वैल्यू होती है उसे हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहते हैं, कि आप किसी भी पीक वैल्यू का अंडर रूट लें और डिवाइडेड बाई 2 कर उसका डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 कर लें, पीक वैल्यू को डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 कर लें तो वो उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बन जाती है। और एवरेज वैल्यू क्या बनती है, एवरेज वैल्यू होती है कि आप डिफरेंट जो सैंपल्स लेते हैं उनकी एवरेज लें तो वो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो एवरेज वैल्यू मिलती है। तो एवरेज वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखें तो पीक वैल्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई, क्योंकि पूरी वेव जो है वो 2 पाई के ऊपर कर रही होती है। और अगर हम उसकी फाइंड करना चाहें, यानी कि 2 पीक्स, ये 2 वीपी अगर एवरेज लेनी है तो 2 वीपी ओवर पाई, तो ये उसकी एवरेज वैल्यू बनेगी। और आरएमएस वैल्यू क्या होगी, पीक वैल्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। तो ये मैथमेटिकली जो है वो हम डिफरेंट पैरामीटर्स उसके फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो एवरेज वैल्यू क्या होती है, वो अप्रोक्सीमेटली जो पीक वैल्यू होती है उसका 0.637 होती है। कि अगर हम देखें कि एक साइनोसाइडल जो है उसकी एवरेज वैल्यू क्या है, और इसी तरह उसकी जो आरएमएस वैल्यू है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तो वो क्या होती है,
वो √2 से डिवाइड अगर हम करते हैं तो अगर हम यहाँ पे देखें तो पीक वैल्यू 2 है अगर उसकी, तो पीक टू पीक वैल्यू क्या होगी, मीन ऐसी वैल्यू जो एक पीक से लेकर दूसरी पीक तक हो। अब एक ये पॉजिटिव पीक है और ये नेगेटिव पीक है, तो ये क्या कहलाएगी उसकी पीक टू पीक वैल्यू। मिसाल के तौर पे इसका मैग्नीट्यूड जो है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 5 है, तो यहाँ पे पॉजिटिव 5 होगा, ये वाला जो होगा वो नेगेटिव 5 होगा, तो पीक टू पीक वैल्यू क्या बनेगी 10, यानी कि 5 और ये 5 डाउन, तो टोटल कितनी बन जाएगी 10, और पीक वैल्यू इसकी क्या बन जाएगी 5। आरएमएस वैल्यू क्या बनेगी, √2 से डिवाइड कर देंगे 5 को, और एवरेज वैल्यू क्या होगी 0.637 इंटू वी पीक या 2v पीक ओवर पाई। तो इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं उसकी एवरेज वैल्यू, डिफरेंट जो है उसकी। अच्छा, इसमें जो होगा एक और चीज़ कि हम रेजिस्टेंस इन एसी सर्किट, अगर हम एसी सर्किट्स की बात करें तो उसके अंदर क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है, तो इसमें करंट यानी इसमें करंट और वोल्टेज जो होते हैं वो दोनों इन फेज होते हैं, बिकॉज हमारा जो इंडक्टर और कैपेसिटर होता है वो स्टोरेज डिवाइसेस हैं, तो इसलिए उनके अंदर अगर वोल्टेज या करंट स्टोर होता है तो उसके अकॉर्डिंग उनके दरमियान एक फेज एंगल बन जाता है, एक फेज डिफरेंस बन जाता है वोल्टेज और करंट के दौरान। लेकिन जो रेजिस्टेंस होती है उसके अंदर कोई भी स्टोरेज नहीं हो रही होती, तो इसलिए जो वोल्टेज और करंट होते हैं उनका फेज एंगल सेम होता है, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं कि जो रेजिस्टिव सर्किट्स होते हैं वो इन फेज होते हैं, उनका करंट और वोल्टेज उनके अंदर इन फेज होते हैं। तो इसलिए हम जो सिंपल डीसी सर्किट के लिए यूज करते हैं फार्मूलाज I = V/R, तो सेम ही हम यूज करते हैं एसी सर्किट में भी। अगर रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट वोल्टेज या करंट उसमें से या उसकी पावर फाइंड करनी हो तो उसको हम सेम फार्मूला यूज करते हैं जो हम डीसी के लिए यूज करते हैं। तो ये हमारे पास अल्टरनेटिंग जो क्वांटिटीज़ हैं या अल्टरनेटिंग जो वोल्टेज करंट होगी उसकी जो रिप्रेजेंटेशन किस तरह होती है, उसके डिफरेंट पैरामीटर्स क्या हैं, उनके अंदर जो हम डिफरेंट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर के अंदर देखी हैं। तो वो यहाँ तक ये आज का लेक्चर है, तो होपफुली आप इसे अंडरस्टैंड करेंगे और कोई भी इसमें इशू हुआ तो हम उसे एक जो आप कमेंट करें और उसे हम उसके अकॉर्डिंग उसको देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर, कि आप इसे अच्छी तरह से देखें और समझें। अगर कोई इशू हो तो आप उसे कमेंट करें ताकि उसे हम जो किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो उसे हम आंसर कर सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़।